नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। इस बुलेटिन में कई अहम खबरें लाए हैं आपके लिए, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। तीसरी तिमाही में अनुमान से बेहतर जीडीपी की रफ्तार। नई सीरीज में जीडीपी ग्रोथ 7.8%, वही FY26 के लिए 7.6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसल कर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। रियलिटी ऑटो मेटल शेयरों में गिरावट। एआई की बढ़ती चिंताओं के बीच अनुज सिंघल के साथ राइजिंग भारत समिट में जुड़े बाजार के दिग्गज। रमेश दमानी बोले, एआई से निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं, कई सेक्टर में संभावनाएं भी बनेंगी। मधु केला के मुताबिक एआई इंफ्रा सेक्टर से जुड़ी शेयरों पर करे फोकस। विजय केडिया ने कहा, पावर मेटल सेक्टर में आगे तेजी संभव। टैरिफ पर अमेरिकी कोर्ट के फैसले से बदल रहे हालात। राइजिंग भारत समिट में बोले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा, अमेरिका से कई स्तरों पर हो रही है बात। कंटेंट क्रिएटर्स को मिलना चाहिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के रेवेन्यू में हिस्सा। राइजिंग भारत समिट में बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। एआई लागू करने में ट्रस्ट फैक्टर को बताया सबसे अहम। कहा, एआई से होने वाले बदलावों के लिए रहना होगा तैयार। देश में ड्यूटी फ्री लिमिट से ज्यादा गोल्ड लाने वाले यात्रियों पर आयकर विभाग का शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ आईटीआर की भी करेगा जांच। गोल्ड स्मगलिंग पर लगाम लगाने के लिए कदम। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपी बरी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठोस सबूत ना देने पर सीबीआई को लगाई फटकार। फैसले के बाद मीडिया के सामने रो पड़े केजरीवाल। कहा, केजरीवाल कट्टर ईमानदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी प्रचंड हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान। फाइटर हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने वाली पहली राष्ट्रपति। कॉकपिट से देश को दिया मैसेज, वीर सैनिकों को गर्व के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बुलेटिन में अब बात न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट की। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट में बाजार के बड़े दिग्गज एक साथ आए। सभी दिग्गजों का कहना है कि एआई से घबराने की जरूरत नहीं है, इससे कई सेक्टर में संभावनाएं भी बनेंगी। इसी बारे में सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने खास बात की बीएससी के मेंबर रमेश दमानी, एमके वेंचर्स के मधु केला और केडिया सिक्योरिटीज के विजय केडिया के साथ। We're talking about, Ramesh ji, a long-term story for India, right? A long-term story which, from the market point of view, perhaps is going through a bit of a speed bump. I think the last few weeks, the market has been dominated by AI concerns, and is that going to take away the love affair we've had with tech to becoming a leper? So let me just address that first. So my feeling is that there's nothing to fear really about AI. I think the market is at this point just throwing the baby out with the bathwater. I don't think there's, but there will be new winners and new losers. But as the Honorable Minister suggested, there's a multifold of opportunities coming up. So I think there's something to fear. It is a profound change. But I think the market is throwing the baby out of the bathwater. Having said that, other than the tech sector, whenever I go and visit companies or knock on doors, I see no reason to be bearish because people are expanding, people are optimistic, and people are happy. Oh, absolutely. So let's discuss a bit more on that. Madhu, is the risk that these companies are now fighting for survival? This is a question of existence. Astitva ki ladai. Where do you stand on that? Because since Ramesh, started with that topic. The pace at which these changes are happening, every week something new is coming. So we have to be very alert and really monitoring these changes in a very careful manner. So there will be clear winners and losers in this game, even within the IT companies.
people who can really adapt to this change. And the change is coming much, much faster than we can envisage. Because see, AI is generating AI in itself, right? So the pace of change is very, very fast. So I'm sure there will be winners and losers. So you can't paint everyone with the same brush. However, the one, let's say, the short-term worry, in medium term it may get sorted out, is employment is a real issue. That, because of the pace of change, the training which is required to get to the new jobs. एंथ्रोपिक 2700 कंपनीज के 2700 एम्प्लॉइज के साथ आज मार्केट कैप पूरी इंडियन आईटी से ज्यादा. तो इज इट सम काइंड ऑफ वार्निंग साइन फॉर अस? No, I definitely seen that what you are referring to Anthropic and all. Yeah. So what I read somewhere that they are having 2,700 or 800 employees. Yes. And the market cap of this company is combined all the IT company in the world. Yes, is yes. More than that. Yes. So of course it is a wake-up call for India. There is no doubt about it. If you will shut your eyes, that means you are still sleeping, So this is certainly a wake-up call, and I think that obviously we should also do. Manoj, there is it is like a catch-22 situation. I read somewhere, like if you are not investing in AI and all, then chances are that if you are investing, suppose blindly in AI and all, chances are that you will lose your capital. At the same time, if you do not invest in AI and all, chances are that you will lose your company. Then you have to decide whether you are happy with losing your capital or you are happy losing your company. So this is certainly a wake-up call for India and for the entire world, and mainly for India. But I personally feel that ultimately we will rise to the occasion. I think we will also find our own way and to deal with this situation. अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर. आज खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया. सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा फिसलकर बंद हुए. मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली रही है. कैसे रहा है आज बाजार में कारोबार, बता रहे आशीष चतुर्वेदी. देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला, और खास बात यह है कि 3 बजे के बाद से आप देखें तो एकाएक बड़ी नर्वसनेस मार्केट में नजर आई. और आप हाल देखिए, चाहे निफ्टी हो, निफ्टी बैंक हो, निफ्टी आईटी ऊपरी तरफ से टूटा है. मिड कैप और स्मॉल कैप यहां पर भी देखें तो 1 से लेके 1.25% तक की गिरावट यहां पर आपको नजर आई. लेकिन समझा जाए पूरे मार्केट का हाल तो आप देखें तो विक्स में 5% का उछाल. आईटी हरे निशान में, फाइनेंशियल्स हैं, पीएसयू बैंक्स, डिफेंस, कैपिटल मार्केट्स, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, रियल्टी, मेटल, ये सारे सेक्टर्स तमाम मैं बता रहा हूं जहां पर आपको लाल निशान के साथ कारोबार देखने को मिला. लेकिन समझते हैं कि निफ्टी की ब्रेथ आपको कैसे देखने को मिली. तो निफ्टी में आज ट्रेंड में थोड़ी सी रिकवरी. इन्फोसिस ऊपर बंद हुआ, अपोलो हॉस्पिटल ना के बराबर के गेंस. लेकिन बात करें वो स्टॉक्स की जहां पर आपको देखने को मिली गिरावट, तो इनमें बड़े इंटरेस्टिंग नाम है. एचडीएफसी लाइफ, एमएनएम, भारती एयरटेल और सन फार्मा. ब्रॉडर मार्केट्स को देखा जाए तो बड़े इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं. इनफैक्ट कैश के स्टॉक्स में आपको ज्यादा एक्शन नजर आया. डिक्सन टेक निश्चित रूप से खरीदारी. खबरों के बीच आईडीबीआई बैंक, ऑयल इंडिया और साथ में आप देखें तो पेट्रोनेट एलएनजी, यहां पर भी आपको मूव नजर आया. अब बात करते हैं ब्रॉडर मार्केट्स के गिरने वाले शेयरों की. तो बीएसई लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, टाटा कम्युनिकेशन और खबरों के बीच एल&टी फाइनेंस, यहां पर आपको गिरावट नजर आई. तो ओवरऑल आप देखें तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन मार्केट में गिरावट रही है. अब आपको बता दें, सरकार ने नई सीरीज के तहत जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी किए हैं. मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से बेहतर रही है. तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.7% अनुमान के मुकाबले 7.8% रही है. इस दौरान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ 13.3% रही है, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ 6.6% रही है. वहीं अगर एग्री ग्रोथ की बात करें तो वो 1.4% और माइनिंग ग्रोथ 4.7% और फाइनेंस रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ 11.2% रही है. पब्लिक एडमिन डिफेंस ग्रोथ की अगर बात करें तो वो 4.5%, जबकि ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, टेलीकॉम ग्रोथ 4.7% रही है. तीसरी तिमाही में रियल जीवीए ग्रोथ 7.8% रही है. वहीं पूरे वित्त वर्ष 26 के लिए 7.6% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान दिया गया था.
मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि पिछले 3 साल से जीडीपी ग्रोथ लगातार 7% से ऊपर रही है। चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.3% रहने की उम्मीद है। The first 3 quarters, the growth rates are 8.4 and 7.8, and it doesn't take much to back out what the fourth quarter GDP growth rate number should be in order to meet the 7.6% growth rate for the full year. On that basis, we expected or anticipated growth rate has to be 7.3% or more in Q4 to be able to achieve the full year real GDP growth rate of 7.6%. And I think the momentum in the economy is good enough to deliver us that 7.3% growth rate in the fourth quarter. वहीं जीडीपी के आंकड़ों पर सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। सर, सबसे पहला जो इस आपने बेस ईयर चेंज किया 11-12 के बजाय 22-23 कर दिया, उससे क्या क्या बदलाव हुए, उसके बारे में बताइए। जो नया बेस हमने किया है 22-23 में, ये इसलिए करते हैं कि जैसे पिछले दशक में देखा जाए तो डेटा के जो स्रोत हैं वो बदले हैं। डिजिटल इंडिया के कारण हमारे पास बहुत डिजिटल डेटा अब अवेलेबल है और इन नए डेटा स्रोतों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो जो अर्थव्यवस्था की चित्र है वो और सटीक होगी, मजबूत होगी, इसलिए हमने किया है। इसके अलावा पिछले दशक में काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं इकोनॉमी में। नए प्रोडक्शन एरियाज़ आए हैं, कुछ प्रोडक्शन निकले हैं, तो उनका चित्र भी ठीक प्रकार अर्थव्यवस्था के जो नंबर्स हैं उसमें आने की ज़रूरत है। इन्हीं कारणों से हमने किए हैं और ये अर्थव्यवस्था की चित्र इसलिए भी सटीक होने की ज़रूरी है कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, नियम तैयार किए जाते हैं, वो इसी डेटा के आधार पे किए जाते हैं। और अगर डेटा और मजबूत होगा, ठीक होगा, तो जो भी निर्णय लिए जाएंगे इस डेटा के आधार पे वो भी उतने ही उचित होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिकल स्टील की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत की SSEL और जापान की प्रोटीरियल लिमिटेड ने देश के पहले अमोफोर्स इलेक्ट्रिकल स्टील प्लांट के लिए साझेदारी की है। आंध्र प्रदेश में 680 करोड़ रुपए की शुरुआती निवेश के साथ शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में अगले साल दिसंबर तक प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है। अमोफोर्स इलेक्ट्रिकल स्टील ट्रांसफॉर्मर्स और EVs में ऊर्जा की खपत कम करने में मदद करता है। Our partnership with Shirdi Sai and our joint venture, we're creating the first real investment in electrical steel into India, and our amorphous material we think is also really beneficial for the Indian economy, the Indian electricity grid, because of the efficiency that it creates and the ability to get to this point in time where we as Proterial look at India as a big market opportunity for us. India is at this inflection point relative to economic development. इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। अब आपको बता दें, ड्यूटी फ्री लिमिट से ज्यादा गोल्ड देश में लाने वाले यात्रियों के खिलाफ कस्टम के बाद अब आयकर विभाग का भी शिकंज कसने वाला है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग कैपिटल गेन्स टैक्स के साथ साथ ITR की भी जांच करेगा ताकि ह्यूमन कुरियर के जरिए होने वाले गोल्ड स्मगलिंग पर लगाम लगाई जा सके। इस पर ज्यादा जानकारी बता रहे हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, पर्सनल यूज के नाम पर विदेशों से बड़े पैमाने पर गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी लाने वाले यात्रियों के खिलाफ अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे यात्रियों के खिलाफ कैपिटल गेन्स टैक्स और साथ ही साथ उनके ITR की भी जांच करेगा ताकि ये पता लगाया जा सके कि यात्रियों का इनकम इस गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी से मैच भी करता है या नहीं करता है, और साथ ही साथ कैपिटल गेन टैक्स का भी डिमांड भेज सकता है। दरअसल बड़े पैमाने पर ऐसा देखा गया है कि कस्टम ने जब ज्वेलरी की जब्ती की उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट या कोर्ट की तरफ से आरोपियों के हक में फैसला दिया गया और पर्सनल यूज के नाम पर उनको रिलीफ दी गई। लेकिन ये जो एक बड़ा रैकेट है, जैसा कि आशंका है कि बड़े पैमाने पर कुरियर का इस्तेमाल करके ऐसे पर्सनल यूज के नाम पर ज्वेलरी विदेशों से भारत में लाई जा रही है। और इसका आंकड़ा देखें तो 2022-23 में करीब 60 से 70 केजी ज्वेलरी को कस्टम डिपार्टमेंट ने जब्त किया था। लिहाजा
अब इनकम कस्टम के साथ साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस पूरे मामले में एक्शन के मोड में है। और जो नियम है, नियम से ज्यादा यानी कि कोई पुरुष 20 ग्राम और महिला 40 ग्राम से ज्यादा ड्यूटी फ्री गोल्ड भारत में नहीं ला सकती। अगर इससे कोई ज्यादा लाता है तो उस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्शन ले सकता है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कविता समेत सभी 23 आरोपियों को क्लीन चिट मिल गई है। आज दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी किया। अदालत ने किसी के खिलाफ भी आरोप तय करने से इनकार कर दिया। अदालत ने चार्जशीट में कई खामियों की ओर इशारा किया और कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन्हें साजिशन बदनाम किया गया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हो गए सर, संभालिए सर अपने आप, संभालिए, हिम्मत सर, पीछे लाओ मत भाई, पानी दो, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। वहीं मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उन्होंने कहा कि अब पीएम मोदी को देश को जवाब देना चाहिए कि आखिर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ क्यों किया गया। तो आज पूरा देश मोदी जी से पूछ रहा है कि भाई आपने, आपकी एजेंसीज ने, संसद में भी मोदी जी बोलते रहे हैं इन सब के बारे में, आपने और आपकी एजेंसीज ने झूठ बोला। आप जवाब दें इस बात का कि भाई इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया, इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा गया। और आज सबसे बड़ी चीज यही है कि इस बात में मोहर लगी है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। इन लोगों ने एक पैसा नहीं खाया और मोदी जी ने पूरी तरह से झूठ बोला। साथ ही दिल्ली शराब घोटाले में के कविता भी जेल गई थी। वो इकलौती महिला थी जिनको गिरफ्तार किया गया था। आज मामले में बरी होने पर उन्होंने केंद्र पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि कोर्ट ने सब साफ कर दिया है। सत्य की ही जीत हुई है। आज सत्य को छुपाया जा सकता है, बहुत देर अंधेरे में रखा जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित किया नहीं जा सकता है। आज जो जुडिशरी से जजमेंट मिला है, जो कोर्ट से जजमेंट मिला है दिल्ली लिकर के पॉलिसी केस के बारे में, उससे दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पर स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है। वो प्रचंड हेलीकॉप्टर में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई। प्रचंड हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से ऑपरेशन करने में सक्षम है और आधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस है। राष्ट्रपति ने लगभग 25 मिनट की इस विशेष सॉर्टी के दौरान सीमा क्षेत्र और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का हवाई सर्वेक्षण किया। उड़ान के दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर के कॉकपिट से सलामी भी दी। रेडियो संदेश के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रचंड भारत की आत्मनिर्भरता का मजबूत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि जैसलमेर किले के ऊपर से उड़ान भरते हुए उन्हें गर्व हो रहा है और उन्होंने देश के वीर सैनिकों को भी नमन किया। पूरे देश में धीरे धीरे वैदिक होली का चलन बढ़ रहा है। वैदिक होली के कारण क्या क्या फायदे होते हैं, बता रहे संवाददाता केतन जोशी। आपको दूर से ये साधारण लकड़ी का स्टिक लग सकता है, लेकिन असल में ये मशीन से तैयार की गई गाय के गोबर की स्टिक है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार मध्यम आकार की होली के लिए सैकड़ों किलो लकड़ी का उपयोग होता है। ऐसे में अब इको फ्रेंडली विकल्प के तौर पर गोबर स्टिक की वैदिक होली का चलन तेजी से बढ़ रहा है। अहमदाबाद के स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानम यानी SGVP ने करीब 8 साल पहले गुजरात में इस मुहिम की शुरुआत की थी। ये वैदिक होली का प्रोजेक्ट हम पिछले 8 साल से चला रहे हैं। आज पूरे अहमदाबाद में और अहमदाबाद के आसपास में जो ग्राम्य विस्तार है वहां तक अभी हम प्रचार प्रसार के हिसाब से पहुंचे हैं और यहाँ बड़ी मात्रा में लोग आके होली किट जो हमारी है वैदिक किट वो लेके जाते हैं।
गोबर में मौजूद मीथेन और अन्य जैविक तत्व नियंत्रित दहन के दौरान कम हानिकारक धुआं उत्पन्न करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होता है। साथ ही ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सहारा देता है, क्योंकि गोबर किट तैयार करने में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप और एनजीओ जुड़े हुए हैं। शहर की हवा शुद्ध रहे, इस उद्देश्य से अहमदाबाद नगर निगम ने भी अब वैदिक होली किट तैयार करना शुरू कर दिया है। बेघर गाय के गोबर से ये अनोखा मिशन शुरू किया गया है। सोसाइटी में भी जागरूकता बढ़ रही है। 2024 में 11 जगहों पर ऐसी वैदिक होली हुई थी। 2025 में ऐसी 42 जगहों पर वैदिक होली हुई थी। इस बार हम लोग 101 जगह पर ऐसी वैदिक होली करने का हमने प्रावधान किया था, जिसका ऑनलाइन बुकिंग हमको 101 के सामने 131 का कल तक ही मिल गया। सो ऑनलाइन बुकिंग नया हम लोग नहीं ले पा रहे हैं और नागरिकों का ये पार्टिसिपेशन देखते हुए अगले साल हम लोग ये 501 वैदिक होली हो, उस तरह से सारा साल ये 2026 का मेहनत करके ये किट तैयार करने का काम करेंगे। जनरली हमारी सोसाइटी में 800 किलोग्राम लकड़ी के यूज करके हम होली मनाते हैं, बट इस टाइम हम वैदिक होली का यूज करके गोबर की टिक्की और स्टिक का यूज करके हम 200 केजी के आसपास टिक्की यूज करेंगे। इसलिए पर्यावरण की रक्षा हो सकती है और पर्यावरण शुद्ध रह सकता है। वैदिक होली में गोबर की स्टिक, धान, दिया, कपूर, अबीर गुलाल जैसी चीजें भी रहती हैं। अगर आस्था के साथ विज्ञान और पर्यावरण की रक्षा भी जुड़ जाए तो हर त्योहार का मजा 2 गुना हो जाता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।